हेलो डियर, आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। जितने हमारे एएनएम के कैंडिडेट है तो यह 60वां नंबर का वीडियो है। अभी तक इससे पहले आप 59 तक वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर आप ये जरूर देखना चाहिए। अब जैसा कि मैंने बताया था कि अब एक दिन में 2 वीडियो ला रहे हैं, तो बिल्कुल एक दिन में आप सभी के लिए 2 वीडियो ला रहे हैं। आप लोग देखिए, सुबह शाम दोनों टाइम डलता है और कम से कम एक दिन में आपको जो है 70 से लेकर 100 प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। तो जितना समय है, अगर मान के डेली हम 70 क्वेश्चन अभी से कर रहे हैं और हमारे पास जो है, अगर अभी से मान ले हम 8 दिन समय है, तो आप अभी से 550 न्यू क्वेश्चन को आराम से आप देख लेंगे, जिससे आपको और ज़्यादा नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि आप लोग को इंग्लिश में क्वेश्चन करा रहे थे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, तो आप लोग को पसंद नहीं आ रहा था। चलिए उसको छोड़ते हैं, हटाते हैं। आप लोग के लिए जो डिमांड है कि हिंदी में लाइए, तो हिंदी में ही दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। 60वां नंबर का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। यहाँ पे मैं लगभग 50 से ऊपर प्रश्न लेकर आया हूँ, ठीक है, जिसको धराधर देखेंगे। कहता है, निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य का एक निर्धारक है, मतलब इनमें से कौन एक ऐसा है जो स्वास्थ्य को निर्धारित करता हो। समझ गए? पर्यावरण कारक, वजन, व्यवहार, स्थान। तो आपको पता है कि जो है हेल्थ के डिटर्मिनेंट में आपका पर्यावरण कारक, यानी पर्यावरण अगर स्वच्छता होगा तो आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, अगर पर्यावरण गड़बड़ा जाएगा तो आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाएगा। तो पर्यावरण कारक इज द राइट आंसर। ओके, आगे चलिए। आगे प्रश्न है, बहुत शानदार है। कहता है, निम्न में से कौन सा जीवित टीका नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा एक जीवित टीका नहीं है। पोलियो, मिजल्स, बीसीजी, डीपीटी। तो माय डियर, डीपीटी आपका जो है जीवित टीका, लाइव वैक्सीन नहीं है। इस चीज को ध्यान में रखिए। ओके, आगे है। कहता है माय डियर यहाँ पे कि इफ यहाँ पे यदि कोई मानव रोग विश्व के सबसे बड़े क्षेत्र में फैल जाता है तो उसे क्या कहते हैं। अगर कोई मानव रोग, कोई ह्यूमन में होने वाला बीमारी विश्व के बड़े क्षेत्र में फैल जाता है, वैश्विक महामारी, उसे कहते हैं पेंडेमिक कहते हैं। समझ गए? अगर पूरे विश्व में फैल जाए तो उसे पेंडेमिक कहते हैं। समझ गए? और तो इस चीज़ को जो है, अगर कोई स्थान तक सीमित रहे, एक एरिया में सीमित रहे, तो उसे इंडेमिक, स्थानिक कहते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। ये चीज़ हो गया आपके सामने। आगे चलिए। आगे आपके सामने प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। कहता है, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी को किस नाम से भी जानते हैं। तो आपको पता है, मैं ना जाने कितने बार करा चुका हूं कि हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी को भोर कमेटी के नाम से भी जानते हैं। और ये कमेटी कब, कौन सा कमेटी को जो है भारत सरकार गठित किया, इसका जो है मैं एक इन सभी कमेटी का जो है एक ईयर बता चुका हूँ एक वीडियो में, कि कौन सा कमेटी को किस ईयर जो है गठित किया गया। तो वो वीडियो नहीं देखें तो जाकर जरूर देखिए। ओके, तो याद रखिएगा, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी को भोर कमेटी भी कहते हैं। रोग की रोकथाम नियंत्रण किया जाता है। कहता है, नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम में किस रोग की रोकथाम या नियंत्रण की जाती है। तो मलेरिया, कालाजार, डेंगू, मतलब जितने भी अर्थोपोडा मीन्स जितने भी जो है मक्खी, मच्छर, इन सब से जो भी बीमारी होगा, वह जो है आपके इसी नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज के तहत उसे नियंत्रण किया जाता है। तो चाहे मलेरिया हो, डेंगू हो, कालाजार हो, सभी के सभी इसमें वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल में आ जाएगा। समझ गए? आगे है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय इम्यूनाइजेशन, मतलब राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी में शामिल किया गया टीका कौन सा है। तो माय डियर, भारत सरकार के द्वारा जो राष्ट्रीय इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, इनमें कौन सा टीका शामिल किया गया है। आईपीवी, समझ गए ना, आईपीवी ए भी है, रोटा वायरस ए भी है, जापानीज एन्सेफ्लाइटिस ए भी है, उपरोक्त में से सभी। तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, कहता है माय डियर, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यूपीआई किस वर्ष प्रारंभ किया गया। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम किस वर्ष जो है शुरू किया गया, 1985 में। इस चीज को ध्यान में रखना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पे है, आपको ये चीज पता होना चाहिए। तो WHO का जो मुख्यालय है वह जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इस चीज को ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे अच्छा प्रश्न है, मैदानी क्षेत्रों में एक PHC, प्राइमरी हेल्थ सेंटर की स्थापना कितने जनसंख्या पर होता है। तो आपको पहले से पता है, मैदानी क्षेत्र की बात करेगा तो 30,000, अगर पहाड़ी और जनजाति क्षेत्र की बात करता तो 20,000 के जनसंख्या पर होता। समझ गए? आगे चलिए। कहता है, भोजन में प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है, यानी भोजन में जो प्रोटीन हम लेते हैं तो उस प्रोटीन का मेनली कार्य क्या होता है। तो प्रोटीन का काम होता है ग्रोथ, विकास करना, वृद्धि और विकास का काम होता है। प्रोटीन का काम होता है वृद्धि और विकास करना। समझ गए? किसी समुदाय में अचानक से किसी बीमारी के केसेज में अत्यधिक वृद्धि होना क्या कहलाता है। माय डियर,
कहता है कि किसी समुदाय में, मतलब मान गए किसी गांव में, ठीक है, किसी गांव में अचानक से कोई हैजा फैलने लगा, ठीक है, जिसे हम लोग कोलेरा कहते हैं। अचानक से घर के घर इससे तबाह है, पूरे गांव जो है इससे चपेट में आ गया है। तो अचानक से कोई केसेज में के बीमारी के केसेज में अचानक से वृद्धि आ जाए किसी गाँव में, किसी कस्बे में, किसी मोहल्ले में, तो उसे जो है हम लोग क्या कहते हैं, किसी समुदाय में अचानक से ये चीज़ें हो जाए तो उसे एपिडेमिक कहते हैं, महामारी कहते हैं, ठीक है। और किसी अगर छोटे से एरिया में, छोटे से जगह मोहल्ले में हो तो उसे स्थानिक मारी कहते हैं, ठीक है। आगे है, कहता है जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है। तो जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य यही होता है कि मातृ मृत्यु को भी कमी करना, समझ गए, जननी और सुरक्षा योजना, ठीक है ना। जननी सुरक्षा योजना तो मातृ मृत्यु दर को कम करना, शिशु मृत्यु दर को कम करना और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, मतलब हॉस्पिटल में ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवरी हो, इसको बढ़ावा देना। इन सभी का उद्देश्य जो है आपका, इसलिए ये सभी हो जाएगा। तो JSY योजना का उद्देश्य इनमें से सभी हो जाएगा। ओके, आगे चलिए, आगे देखिए यहाँ पे माय डियर, यहाँ पे एक एक चीज़ को समझिए। कहता है ICDS स्कीम के तहत, अब ICDS के फुल फॉर्म क्या होता है कई बार बता चुका हूँ। इसके तहत निम्न कार्यकर्ता कार्य करते हैं। कौन सा कार्यकर्ता काम करते हैं? आंगनवाड़ी जो वर्कर होती है वह जो है इसके तहत अपना काम करती है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बीमारी होने से पहले किए गए रोकथाम के उपाय क्या कहलाते हैं? मान गए अभी बीमारी होने को है, उससे पहले ही हम सावधान हो गए, उससे पहले ही उस बीमारी का रोकथाम हम करते हैं उस बीमारी से बचने के लिए, तो वह प्राइमरी प्रिवेंशन होता है, प्राथमिक रोकथाम होता है, ठीक है। 3 तरह के रोकथाम होता है, प्राइमरी, द्वितीयक और तृतीयक। यह 3 स्तर का जो है देखभाल होता है, 3 तरह के रोकथाम भी होता है, ठीक है ना। आगे है, निम्न में से वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो हम जानते हैं विटामिन B और C, ये दोनों को छोड़कर बाकी सब के सब जो है आपके वसा में ही घुलनशील है। तो विटामिन A ऑप्शन में है तो यही वसा में घुलनशील होगा। आगे चलिए देखते हैं, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझिए, ये सब काफ़ी अच्छा प्रश्न है। निम्न गैस का प्रयोग स्टेरिलाइजेशन हेतु किया जाता है। अब स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, हम आपको पहले ही ये बातें क्लियर कर चुके हैं कि स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है कि पूर्ण तरीके से जड़ सहित किसी सूक्ष्म जीव को मार देना, नष्ट कर देना। तो इसके लिए जो है हम लोग एथिलीन ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। गैस पूछ रहा है तो गैस में एथिलीन ऑक्साइड इज द राइट आंसर। ब्रोंकोस्कोपी के दौरान मरीज को दी जाने वाली पोजीशन क्या है? हम ब्रोंकोस्कोपी देंगे मरीज को तो उसमें कौन सा पोजीशन देंगे? तो चूंकि ब्रोंकोस्कोपी ब्रोंकिया में मतलब एक इक्विपमेंट डाला जाता है, तो इसके लिए जो पोजीशन होता है नेक हाइपर एक्सटेंड, मतलब गर्दन को एकदम सीधे अवस्था में जो है ऊपर करके जो है रखा जाता है, ठीक है। एनोरेक्सिया का अर्थ होता है भूख में कमी। एनोरेक्सिया का क्या मतलब होता है? भूख में कमी, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। साइनोसिस का कारण क्या होता है? तो साइनोसिस जिसे देह नीलता कहते हैं, वो होता है कि रक्त में ऑक्सीजन का कम जाना जिससे शरीर नीला पड़ने लगता है, ठीक है। स्टेटोस्कोप द्वारा शारीरिक परीक्षण की तकनीक क्या कहलाती है? आला के द्वारा जब कोई डॉक्टर किसी मरीज के जांच करते हैं आला लगाकर, तो वह ऑस्कुलेशन होता है, परिश्रवण, मतलब वह ध्वनि को सुनते हैं, ठीक है। स्टेटोस्कोप नॉर्मली हार्ट का हो, पेट का हो, ये सब को ध्वनि सुनते हैं, ठीक है ना, स्टेटोस्कोप के द्वारा, तो वह ऑस्कुलेशन होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ओके, आगे चलिए। कहता है माय डियर, यहाँ पे एक और जबरदस्त प्रश्न है आपके सामने कि एंडोस्कोपी कैथेटर का स्टेरिलाइजेशन का उपयोग करने का तरीका क्या है? कहता है एंडोस्कोपी कैथेटर का स्टेरिलाइजेशन का उपयुक्त तरीका क्या है? मतलब एंडोस्कोपी जो नली होता है उसको अगर हमें विसंक्रमण करना है, कीटाणुनाशन करना है, संक्रमण से मुक्त करना है, तो उसमें कौन सा तरीका अपनाया जाता है? तो एंडोस्कोपी कैथेटर को हम लोग 2% ग्लूटरल डिहाइड से जो है उसे स्टेरिलाइज करते हैं, समझ गए, ये ध्यान में रखिएगा। पर वैजिनल देख लीजिए, वैजिना के परीक्षण में किस पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, महिला के गुप्तांग से संबंधित कोई भी परीक्षण होता है तो ज़्यादातर उसमें लिथोटोमी पोजीशन ही अपनाया जाता है, समझ गए। एक वयस्क, एक एडल्ट का शरीर का तापमान कितना होता है? तो हमें पता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, आपको पहले से पता है, ठीक है। आगे है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब रक्त आदान में करने के लिए जो रक्त का स्टोरेज होता है वह कितना पर किया जाता है? मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने वाला जो ब्लड होता है उसको कितना डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हम उसे स्टोर करके रखते हैं? तो 2 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, आगे चलिए। कहता है कि कोल्ड स्पॉन्जिंग, मतलब ठंडक देने के लिए अगर किसी
किसी को बॉडी का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसे कोल्ड स्पॉन्जिंग करते हैं ना, तो उसके लिए तापमान पानी का कितना होना चाहिए? तो कोल्ड स्पॉन्जिंग है तो उसके लिए पानी का तापमान कम होना चाहिए, तो 70 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो है आपके इतना होनी चाहिए कोल्ड स्पॉन्जिंग के लिए। समझ गए? ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आगे है समान अवस्था में टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? माय डियर, नॉर्मल स्टेज में जो टाइडल वॉल्यूम होता है वह 500 ml होता है। यह चीज़ को ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। कहता है सिग्मोइडोस्कोपी परीक्षण के दौरान मरीज को निम्न पोजीशन दी जाती है, यानी सिग्मोइडोस्कोपी करने में मरीज को कौन सा पोजीशन देते हैं? तो नी चेस्ट पोजीशन देते हैं, ध्यान में रख लीजिए। सिग्मोइडोस्कोपी में नी चेस्ट पोजीशन मरीज को देते हैं। ओके, आगे चलिए। अब यहाँ पे देख लीजिए आपके सामने में है साइकोलॉजी शब्द में साइका का क्या अर्थ है? माय डियर, साइकोलॉजी, लॉजी मतलब होता है विज्ञान, अध्ययन, और साइको मतलब होता है मन, आत्मा। ठीक है, तो ये जो है आपका साइकोलॉजी में साइका का अर्थ होता है आत्मा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे है माय डियर, कहता है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना डैश की थी। मतलब कहता है मनोविज्ञान की प्रथम जो लैब था उसका स्थापना किसने की? तो विल्हम वुंड ने। ठीक है, विल्हम वुंड ने जो है प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की मनोविज्ञान का। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आगे है, कहता है समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यह कथन किसका है? तो माय डियर, यहाँ पे जो मैकाबेयर एवं पेज के द्वारा ये कहा गया कि समाज जो है हमारा सामाजिक संबंधों का जाल है, तो मैकाबेयर एवं पेज के द्वारा। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे है, बहुत अच्छा प्रश्न है, स्वास्थ्य सेवाओं की मूलभूत इकाई क्या है? तो आपको पता है स्वास्थ्य सेवाओं की जो मूलभूत इकाई है वह फैमिली को माना जाता है। परिवार जो होता है वह स्वास्थ्य सेवाओं का एक मूलभूत, एक जो है बेसिक यूनिट होता है। समझ गए ना? क्योंकि स्वास्थ्य जो है परिवार को ही जो है अच्छा लगता है देने में। ज़रूरतों की सिद्धांतों को किसने जो है आपको प्रतिपादित किया? तो आपको पता होगा मौसले ने जो है वह ह्यूमन के बेसिक नीड्स को इन्होंने ही जो है प्रतिपादित किया। बेसिक ह्यूमन नीड्स को, ज़रूरत के सिद्धांत को एच.एस. मौसले ने ही जो है प्रतिपादित किया। इसको ध्यान में रखना होगा। ओके, आगे है, जिन परिवारों में परिवार नर के अधिकतर माता या स्त्री में केंद्रित होते हैं क्या कहलाते हैं? कहता है जिन परिवारों में परिवार का जो सत्ता होता है वह अधिकतर माता या स्त्री के हाथ में हो तो उसे हम लोग किस प्रकार का परिवार कहेंगे? तो उसे मातृसत्तात्मक परिवार कहते हैं, यानी मैट्रियार्कल फैमिली कहते हैं। अगर स्त्री के हाथ में पावर हो, सत्ता हो घर में, घर चलाने का, तो उसे मातृसत्तात्मक कहेंगे। समझ गए? अगर पिता के हाथ में हो तो उसे पितृ सत्तात्मक परिवार कहते हैं, पितृ की ओर से सत्ता चलता है। ठीक है, आगे है, निम्न में से सकारात्मक पॉजिटिव इमोशन कौन सा है? तो पॉजिटिव वो इमोशन होता है जो आदमी को प्रेरित करता है, जो आदमी को खुशी दिलाता है। तो इनमें से देख लीजिए, एफेक्शन, स्नेह, प्यार, लगाव, ये सब क्या है? पॉजिटिव चीज़ें हैं। लेकिन डरना, क्रोध, ईर्ष्या, ये सब निगेटिव चीज़ें हैं। तो हमारा जो है पॉजिटिव चीज़ें स्नेह, प्यार हो जाएगा। सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार नहीं है। कहता है कि सामाजिक स्तरीकरण का मतलब होता है कि समाज का बंटवारा किस आधार पर? तो धर्म के आधार पर गलत, वर्ग बिल्कुल सही है, जाति सही है, लिंग सही है। ठीक है, जाति ये स्तरीकरण। ओके, आगे है, कहता है माय डियर, निम्न में से किसके द्वारा साइको एनालिटिक सिद्धांत का प्रतिपादित किया गया? साइको एनालिटिक कहे चाहे साइको एनालिसिस कहे, मनोविश्लेषण सिद्धांत कहे, वह सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया। तो चाहे आपसे साइको एनालिटिक का सिद्धांत पूछे चाहे साइको एनालिसिस के बारे में पूछे, सिगमंड फ्रायड होगा। ओके, आगे है, बहुत अच्छा प्रश्न है, कहता है विजातीय विवाह क्या कहलाता है? विजातीय विवाह का मतलब है कि दूसरे जाति में विवाह करना, यानी अपने समूह से बाहर विवाह करना को विजातीय विवाह कहते हैं। मतलब जैसे एक मान गए यादव जी है, ठीक है, तो यादव जी नॉर्मली यादव जी में शादी करते हैं, तो यादव जी का एक समूह, ग्रुप हो गया कि वह अपने समूह में शादी, अगर यादव जी मान गए दूसरे कास्ट में शादी करेंगे तो वह अपने समूह से बाहर शादी किए, मतलब वह विजातीय। और एक होता है स्वजातीय, मतलब स्वयं खुद के जाति में करना। ठीक है, ये चीज़ें हो गया। भ्रम क्या है माय डियर? भ्रम जो है एक प्रकार का गलत चीज़ों को पहचानना। ठीक है, गलत, किसी भी चीज़ को गलत अनुभूति होना, गलत पहचान करना ही भ्रम कहलाता है। ठीक है, ये चीज़ें हो गया। समाजशास्त्र के जनक कौन है? तो समाजशास्त्र के जनक अगस्त कामते को माना जाता है, इसको याद रखिएगा।
आगे है, कहता है स्कंद सोल्जर ज्वाइंट इनमें से कौन सा है? तो जो है पाइवट ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट, प्लेन ज्वाइंट, बॉल एवं सॉकेट ज्वाइंट। तो माय डियर सोल्जर ज्वाइंट, स्कंद संधि जो है बॉल और सॉकेट संधि, बॉल और सॉकेट ज्वाइंट। ओके, आगे याद रखिएगा, दाएं फुफ्फुस में कहता है राइट लंग्स में कितने खंड होते हैं? तो माय डियर राइट लंग में जो है कितने खंड होते हैं आपको तो आपके सामने में है, कहता है राइट लंग्स में कितने खंड होते हैं। ठीक है, तो राइट लंग्स में जो है आपके 3 खंड होते हैं। पूछेगा लेफ्ट लंग में कितने खंड होते हैं? तो 2 खंड होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे कहता है हृदय का पेस मेकर किसे कहते हैं? तो आपको पता है एसे नोड जो है आपके नेचुरल नोड्स होता है जो कि हृदय को पेस मेकर कहते हैं। ठीक है, आगे का प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी साइनोवियल ज्वाइंट क्या है? माय डियर सभी साइनोवियल ज्वाइंट जो है वह सिवाय किसके? कहता है सभी साइनोवियल ज्वाइंट है सिवाय, मतलब किसको छोड़कर एक जो है सभी के सभी जो है साइनोवियल ज्वाइंट है। तो माय डियर टेम्पोरोमेंडिबुलर ज्वाइंट, टेम्पोरोमेंडिबुलर ज्वाइंट जो है यह आपका साइनोवियल ज्वाइंट नहीं है। बाकी वर्टेब्रा ज्वाइंट, रिस्ट ज्वाइंट, रेडियो अल्नर ज्वाइंट, यह सब के सब जो है आपके साइनोवियल ज्वाइंट है, बट टेम्पोरोमेंडिबुलर ज्वाइंट नहीं है साइनोवियल ज्वाइंट। ठीक है, साइनोवियल ज्वाइंट का मतलब होता है कि जो फ्री से मूवमेंट कर सके। ठीक है, अल्फैक्टरी तंत्रिका से संबंधित है, तो अल्फैक्टरी मतलब घ्राण सूंघने वाला से संबंधित है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ओके, प्यूटरिड ग्लैंड कहाँ पे स्थित होता है? तो आपको पता है प्यूटरिड ग्लैंड आपके ब्रेन के आसपास निचले हिस्से में होता है और वहाँ पे एक एस्फेनॉइड बोन होता है। ठीक है, एस्फेनॉइड बोन के पास में जो है आपके प्यूटरिड ग्लैंड स्थित होता है। अच्छे से याद रखिएगा, जो मटर के दाने के आकार में होता है। ठीक है, जिसमें एंटेरियर और पोस्टेरियर होता है, 2 भाग। ठीक है, क्रेनियल भाग है खोपड़ी का, क्रेनियल जो है आपके खोपड़ी का भाग है, इसी क्रेनियल में हमारा दिमाग जो है स्थिर होता है। समझ गए ना, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। कोलोन का प्रथम भाग क्या है? अब आपको पता है कि कोलोन जो है बड़ी आंत का है भाग। ठीक है, और कोलोन का प्रथम भाग क्या होता है? वह सिक्कम होता है। ठीक है, सिक्कम होता है, और अपेंडिक्स जो है आपके इसी सिक्कम के साथ जुड़ा हुआ रहता है। समझ गए ना। मानव में कपालीय तंत्रिका यानी क्रेनियल नर्व्स ह्यूमन बॉडी में कितने होते हैं? तो जोड़ी की बात करेगा तो पेयर 12 जोड़ी में होता है, कुल संख्या में कहेगा तो 24 हो जाएगा। समझ गए, ध्यान में रखिएगा। आगे चलिए, आगे प्रश्न है, कहता है मनोविश्लेषण का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया? आपको पहले ही बता दिए, मनोविश्लेषण का सिद्धांत जो है साइको एनालिसिस सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया। पता है बचपन में व्यक्ति का व्यवहार किसके द्वारा मुख्य रूप से प्रभावित होता है? तो कोई भी बच्चा है उसके बचपन में जो भी उसका बिहेवियर होता है वह जो है उसके परिवार के द्वारा ही मुख्य रूप से प्रभावित होता है। ठीक है ना। आगे है धर्म, विवाह, परिवार एवं जाति किसके उदाहरण है? चाहे धर्म हो, चाहे विवाह हो, चाहे परिवार हो, चाहे जाति हो, यह हमारा एक सोशल ऑर्गेनाइज है, एक सामाजिक संस्थान है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आगे है, कहता है किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता को क्या कहते हैं? तो कोई भी व्यक्ति काम करता है तो वह अपने बुद्धि के क्षमता के हिसाब से ही काम करता है। तो किसी भी व्यक्ति के कार्य करने की जो विशिष्ट क्षमता होती है वह उसका जो है बुद्धि ही कहलाता है। जितना जिसके पास बुद्धि है उतना दिमाग लगा के काम करता है। ठीक है, और उतना सफल होता है। समझ गए ना। चलिए आगे है निम्न में से परिवार की विशेषता है, मतलब निम्न में से परिवार की विशेषता क्या है? तो परिवार की विशेषता है नामकरण सिस्टम यानी वंशावली चलता है, विवाह पर आधारित होता है, बिल्कुल सही है, आर्थिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति होती है, तो ये भी बातें सही है, यानी इनमें से सभी जो है आपका राइट है। ओके, आगे है, कहता है निम्न में से प्राथमिक समूह का उदाहरण नहीं है। तो प्राथमिक समूह का उदाहरण कौन नहीं है? तो हम जानते हैं प्राथमिक समूह मतलब छोटा समूह, जिसके समूहों को हम आसानी से गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो जैसे परिवार हो गया, परिवार में अगर आपके 20 आदमी हैं तो फिक्स है 20 आदमी, आप आराम से 20 आदमी जान सकते हैं सबके बारे में। पड़ोस है, आपके पड़ोस में कितना घर है आप जान जाइएगा तुरंत। आपके मित्र समूह, आपके पास कितने मित्र हैं ये भी जानते हैं। तो जिस चीज़ को हम जानते हैं, जिस चीज़ को हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि 20 आदमी है, 15 आदमी है, 10 आदमी है, छोटा ग्रुप, तो उसे प्राथमिक समूह में कहते हैं। समझ गए, जिसके संबंधियों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन हो,
लेकिन जो बड़ा समूह हो जिसके बारे में हम आप पता नहीं लगा सकते हैं कि कितना बड़ा है, जिसमें बहुत सारे ऐसे होंगे जो जो इनडायरेक्टली भी संबंध रखते होंगे, तो इसमें राजनीतिक दल हो गया, राष्ट्र हो गया, समझ गए, सैनिक का टुकड़ा दल हो गया। तो ये सब जिसको हम पहचान नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाएंगे, तो वह सब सेकेंडरी ग्रुप हो जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे है, कहता है निम्न में से कौन सा लर्निंग का एक मुख्य थर्नडाइक नियम है। सीखने का एक मुख्य थर्नडाइक का नियम क्या है? तो आपको पता होगा कि थर्नडाइक के अनुसार अभ्यास का नियम लॉ ऑफ एक्सरसाइज यह थर्नडाइक का लर्निंग का एक नियम है। ठीक है, निम्न में से कौन सा स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है? तो स्वस्थ व्यक्ति संवेगात्मक परिपक्वता होता है, मैच्योरिटी होता है, इमोशनल रूप से मजबूत होता है, आत्मविश्वास होता है व्यक्ति के अंदर, तनाव सहने में सक्षम होता है। इसलिए एक स्वस्थ व्यक्ति में सभी के सभी लक्षण होगा। ओके, आगे है, यहाँ पे देख लीजिए, आखिरी प्रश्न है, वर्ग व वर्ग संघर्ष की अवधारणा निम्न द्वारा दी गई। कहता है वर्ग व वर्ग संघर्ष चलते रहता है, इसकी अवधारणा किसने के द्वारा दिया गया? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा यह कहा गया कि वर्ग बाई वर्ग जो है संघर्ष चलते रहता है, तो यह कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है दिया गया अवधारणा है। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको कितना बताया, 57 प्रश्न मैंने आपको बता दिया यह 20-22 मिनट में। तो जो भी लोग हैं इस 57 प्रश्न में सभी के सभी नए प्रश्न आपके लिए लेकर आए, कोई भी एक नहीं है जो हमने पहले पढ़ा हो। ठीक है, तो ये सारा के सारा है, अगर आप पढ़ते हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ते हैं तो आपकी मर्जी। बाकी आप जिस प्रकार से चाहते हैं उसी प्रकार से मैंने हिंदी में लेकर आ भी गया, आप पढ़िए जो भी हो। ठीक है ना, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।